जी 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 बिल्कुल साहब। ठीक है। सबको स्पष्ट नमस्कार। आवाज। सुरेश अवस्थी में एक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि थी जिससे वे व्यक्ति, घटना और किसी समस्या को आर पार देख सकते थे। कैंसर के रोग ने उन्हें हमसे छीन लिया। अगर होते तो जैसा मनोज जी ने कहा, समाज और सत्ता में उनका ऊंचा स्थान होता। दान अविस्मरणीय है। उनकी पावन स्मृति में मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जो विषय है आज का, उसको आप लोगों ने बार बार कहा है, इसलिए मैं केवल भारत तब और अब वैश्विक तथा सामरिक संदर्भ में इस मैं अपनी बात कोशिश करता हूँ रखने की। और अब मैं तब को समझने की जरूरत है। तब से प्राय 1962 से है। भारत के नेतृत्व का भटकाव के आईने में साफ है जब हम 62 को याद करते हैं। और कि इतिहास से बड़ी कोई अदालत नहीं है। इतिहास सबकी परीक्षा लेता है। इतिहास सबके बारे में निर्णय भी करता है। 1962 भटकाव का, पराजय की मानसिकता का, पराजय की ग्रंथि का को याद दिलाता है। 1962 का कोई एक साल नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि केवल 1962 का मैं उल्लेख कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। 1962 एक प्रतीक है और उसकी शुरुआत होती है 1947 से और अंत होता है, आपको शायद आप सहमत ना हो, लेकिन 1947 से 2014 तक 1962 चलता रहता है, आगे पीछे। और अब से मेरा आशय है 2014 से 2014 को, जैसे मैंने 62 के बारे में कहा, वैसे ही मैं 2014 को मात्र सत्ता परिवर्तन का वर्ष नहीं मानता हूँ। सत्ता परिवर्तन इसने बहुत बार देखे हैं। यह नेतृत्व परिवर्तन है और युग परिवर्तन है। 2013 की जुलाई में मुझे सेमिनार का निमंत्रण मिला। 2013 की जुलाई, अगर आप भी याद करें तो आपको भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी के आप के पहुंचने, दिल्ली की सत्ता में आने की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। उसी दौरान भारत चीन सीमा विवाद पर एक सेमिनार आज के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने बुलाया था। सुनने वालों में मुझे याद है सेना के पूर्व अध्यक्ष MC विज थे, बांग्लादेश के लिए लड़े गए युद्ध के हीरो JFR जैकब थे, सत्ता तंत्र, डिप्लोमेसी और ब्यूरोक्रेसी के बड़े उन श्रोताओं में वहाँ उपस्थित थे। नक्शे से, डॉक्यूमेंट से एक प्रेजेंटेशन हुआ और उस प्रेजेंटेशन के बाद सवाल खड़ा हुआ कि क्या वास्तव में भारत चीन में कोई सीमा विवाद है। तो उस प्रेजेंटेशन ने ये बताया, और ये ऐतिहासिक तथ्य भी है जिसका मैं आगे उल्लेख करना चाहूँगा, कि पहली बात ये कि 1949 तक भारत और चीन में कोई सीमा विवाद नहीं था। और ये कब से नहीं था, तो आप सब लोगों को मालूम है कि वेलसा भारत आया था, तो ये संभवतः 1762 का साल है। 1762 में चीन के राजा ने जो नक्शा बनाया, उस नक्शे से लेकर 1914 तक
कोई विवाद नहीं था। जो जिस सेमिनार की मैंने चर्चा की, हम लोग वेबिनार में हैं, आप सेमिनार और वेबिनार का फर्क जानते हैं। तो ये सेमिनार की चर्चा की, उस सेमिनार में 1892 का नक्शा दिखाया गया था और वो उसमें बताया गया कि उस समय चीन के राजा ने भारत के ब्रिटिश वायसराय को एक नक्शा, और उस नक्शे में कैलाश मानसरोवर, लद्दाख और अक्साई चीन, तब का नेपाल, आज का अरुणाचल प्रदेश भारतीय सीमा क्षेत्र में दिखाया गया था। स्थिति 1947 तक रही। का जो समझौता है, शिमला समझौता, वो सब लोगों को याद है। कम्युनिस्ट चीन ने इन नक्शों को न मानने की शुरुआत की 1949 में। पंडित नेहरू ने अगर सावधानी बरती होती, चीन के बारे में जो उनको सूचनाएं मिल रही थी, उन सूचनाओं पर गौर किया होता, उसी समय इसका निपटारा हो जाता। जो आज भारत को जो विरासत में समस्याएं मिली हैं, वो न होती। 1949 में चीन ने मांचू, मंगोल और उइगर और तिब्बत पर अपनी नजर टिका दी। तिब्बत में पर दबाव बनाया कि वे भारत के तवांग क्षेत्र, सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों की भारत सरकार से मदद करें। दलाई लामा ने चीन के इस दबाव को नहीं माना। उन्होंने अपने ढंग से चीन को मना किया और चीन के इस रुख को समझने और योजना करने के बजाय नेहरू ने उल्टा काम किया, पंचशील समझौता किया, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगवाए और कम्युनिस्टों ने उस नारे को थोड़ा सा और आकाश में ऊंचा उठाया। लेकिन दूसरी तरफ सरदार पटेल जब तक जीवित थे, 15 दिसंबर 1950 तक सरदार पटेल जीवित थे। 47 से 15 दिसंबर 1950 तक के सरदार पटेल के नेहरू के नाम पत्र, तिब्बत के सवाल पर, चीन के सवाल पर अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि पटेल लगातार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सावधान कर रहे हैं। और बाद में और लोगों ने भी उनको सावधान किया, उस पर मैं बाद में आऊंगा। मैं यहाँ एक संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूँ। 1993 की बात है। अचानक पटना एयरपोर्ट पर चंद्रशेखर जी से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव चल रहे थे। मैंने सोचा था कि सितारा से गाजियाबाद तक हम घूमते हुए जाएंगे। कहा कि मैं भी सितारा चल रहा हूँ। तो पता कि वो एसपीजी के कवर में थे। उन्होंने एसपीजी के बड़े अफसर को कहा कि तुम पीछे की गाड़ी में आओ और दाहिने तरफ राम बहादुर राय बैठेंगे। अब मैं बैठ तो गया, परंतु मैं सोचने लगा फंस गए और ये 5 घंटे का रास्ता चंद्रशेखर जी से क्या बात आई। अचानक मुझे जब पटना से बाहर निकल रहे थे तो मुझे सूझा और मैंने एक सवाल चंद्रशेखर जी से पूछा कि आप प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं, आपको सरकार में रहने का एक अनुभव आ गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब से आपने पढ़ाई के बाद राजनीति की शुरुआत की, प्रधानमंत्री बनने तक, आपने जो राजनीति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, लोगों के बारे में, आवाज आ रही है क्या? महापुरुषों के बारे में जो आपने धारणाएं बनाई थी, म्यूट तो कर दिया मैंने। प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको कहाँ परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी? चंद्रशेखर जी मेरे एक सवाल पर
लगातार पटना से सिताब देहरा तक बोलते हुए चले गए 5 घंटे। उस पर चंद्रशेखर से संवाद नाम की एक किताब भी हमने छापी, वो अलग विषय है। जो यहाँ प्रासंगिक है वो ये कि चंद्रशेखर जी ने मुझसे कहा कि हम समाजवादी, उनका कोट अनकोट है, हम समाजवादी नेहरू को प्रगतिशील और पटेल को पोंगापंथी मानते थे। प्रधानमंत्री बनने पर मेरा मत बदल गया। पटेल राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए हर उपाय करने के लिए तत्पर रहते थे, जबकि मैंने सरकारी कागजातों में देखा कि नेहरू के लिए भारत छोटी चीज थी। भारत का राष्ट्रीय हित गौड़ था। नेहरू विश्व नेता बनने के सपने देख रहे और वो सपना 1962 में टूट गया। क्या 1962 अचानक आया? ये हमको पूछना चाहिए, जानना चाहिए। मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं। जो कुछ हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जानने की कोशिश, तो आप भी थोड़ी खोज करेंगे तो आप पाएंगे कि एक एक कदम चलकर चीन भारत के दरवाजे पर पहुंचा है और इसकी जानकारी अफसरों को थी, ब्यूरोक्रेसी को थी, डिप्लोमेसी को थी, नेहरू के करीब टीएन कौल को थी। टीएन कौल का नाम आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा। टीएन कौल सचिव हुआ करते थे उन दिनों, लेकिन नेहरू ने ध्यान नहीं दिया। और पहला पंचशील समझौता चीन की चाल थी, भारत उसमें फंसा। और ये जो पंचशील समझौता है, इसकी 2 बातें मैं बता करके आगे बढ़ूंगा। पहली बात की पंचशील समझौते की कोई जरूरत नहीं थी। जो परिस्थितियां थी उसमें चीन से टक्कर लेने की जरूरत, लेकिन समझौता हुआ, एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अंतरराष्ट्रीय संधियां जब भी 2 देशों के बीच में होती हैं तो वो 10 साल की होती है। समझौता 1900 केवल 8 साल के लिए था। और अफसरों ने, खास करके टीएन कौल ने, उस पर तो किताबें भी हैं, नेहरू को सावधान किया कि आप ये समझौता 8 साल के लिए मत करिए, लेकिन उन्होंने माना। और इस तरह से अगली बात उनकी असावधानी की वो ये कि 1956 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। पंचशील समझौते 2 साल बाद महात्मा बुद्ध का 25वां यानी 2500 साल का की जो जयंती थी, उस पर दलाई लामा भारत आए थे। और वे तिब्बत में जो परिस्थितियां थी, तिब्बत के आसपास जो हो रहा था, वो सब उन्होंने नेहरू को बताया। नेहरू ने, और उन्होंने सब मांग की उस साल, परंतु भारत सरकार ने उनको वापस भेजा। और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को चीन के बारे में जो आशंका थी, दलाई लामा ने तो बताया। श्री अरविंदो ने तो बाकायदे चेतावनी दी थी, अपने वामपंथी विचारों के कारण मोहग्रस्त थे। सरदार पटेल, कृपलानी और अंत में अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने भी जो चेतावनी दी थी, उसकी नेहरू ने कोई सामरिक अदूरदर्शिता के कारण कोई ध्यान नहीं दिया। और इस तरह नेहरू कालीन भारत ने कम्युनिस्ट चीन को सिंकियांग और तिब्बत कब्जा करने दिया। केवल तिब्बत पर कब्जा, सिंकियांग पर भी हुआ। और ये क्षेत्र सांस्कृतिक राजनीतिक तौर पर भारत के न केवल निकट हैं, भारत अगर चाहता तो चीन को रोक सकता था और तब दुनिया भारत के साथ खड़ी होती। ये अफसोस है कि भारत ने बड़ी आसानी से इन क्षेत्रों में चीन के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। और ये चीन का प्रभुत्व स्वीकार किया, उससे जो परिवर्तन आया भारत की छवि के बारे में,
वो हमको आज जानना चाहिए। इन का अगर आप भूगोल अपने दिमाग में डालें तो आप देखेंगे सिंकियांग और तिब्बत चारों तरफ भारत की जैसा काम करता है। भारत इन क्षेत्रों के बगैर उस तरह का घर बन जाता है जिसकी छत खाली है, और जब जिस घर की छत खाली हो उसमें क्या दुर्गति होगी आप सोचिए। ये नेहरू ने जो गलती की, उस न केवल अपनी छत खो दी, एक बड़ा अवसर गंवा दिया। और अवसर कैसे गंवाया, मैं आपको ले जाना चाहता हूं इतिहास में। तो 42 यानी 1939 में युद्ध शुरू हुआ है। दूसरा युद्ध जिसको कहते हैं, 1 सितंबर 1939 को युद्ध छिड़ा। तब अमेरिका उसमें शामिल नहीं था, लेकिन जैसे ही अमेरिका शामिल हुआ, अमेरिका की दिलचस्पी थी कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, और स्वतंत्र ना हो तो कम से कम युद्ध के दौरान भारत अपना निर्णय खुद ले सके, कि ऐसी व्यवस्था की जाए। तो रूजवेल्ट ने चर्चिल पर दबाव बनाया कि भारत को आजाद करो, और चर्चिल ने रूजवेल्ट के दबाव में स्टेफर्ड नाम का जो क्रिप्स मिशन है उसे भारत भेजा था। उस समय पश्चिम देश अमेरिका ये सब भारत को स्वतंत्र इसलिए करना चाहते थे कि क्योंकि उनको उम्मीद थी कि भारत जब स्वतंत्र होगा तो दुनिया की राजनीति में, दुनिया के सत्ता संतुलन में एक स्वतंत्र उसकी है। नेहरू ने वो स्वतंत्र हैसियत बनाने की बजाय नेहरू ने एक अलग रास्ता चुना, निरपेक्ष का, और तिब्बत को खो देने के बाद दुनिया ने मान लिया कि भारत पिछलग्गू देश है, भारत रास्ते पर चलने में की क्षमता नहीं है, और इसलिए भारत की जो समस्याएं आज हैं वो उस इमेज के कारण है, जो इमेज 2014 तक लगातार चलती आ रही थी। और इसलिए भारत ने जो अपनी छवि बिगाड़ी वो 2014 तक नहीं बदली है। भारत का पानी जिसको कहते हैं, हम 1962 भारत का पानी, और इनके बारे में आज समय आया है जब हमको स्वतंत्र आकलन की जरूरत है। उसी तरह आत्म परिचय करने की भी जरूरत है। चीन के बारे में हमारे यहाँ वामपंथियों ने, खास करके कम्युनिस्टों ने, एक बहुत ही भ्रामक और कहना चाहिए कि चीन को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने और चीन का हवा खड़ा करने की कोशिश की है। तथ्य, कुछ ऐतिहासिक तथ्य अगर हम जान लें तो आप चीन एक जो बताया जाता है वैसा नहीं है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, चीन 10वीं सदी में गुलाम हो गया था, और 1842 से 1950 तक चीन 5 बार विदेशी ताकतों से पराजित हुआ है, 3 और 2 बार जापान से। ये जो तथ्य है, ये तथ्य भारत विश्वास बढ़ाता है। कम्युनिस्ट शासन है, पर उसकी जो अर्थव्यवस्था है 1970-71 से पूंजीवादी होती चली, और ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का चीन है वो चीन अंदर से खोखला है। चीन के नागरिक सस्ते मजदूर की हैसियत में हैं, उससे ज्यादा जो
यूरोप की कंपनियां हैं, जो कंपनियां दरअसल गांधी के समय में भारत आना चाहती, परंतु राजीव गांधी ने वो अवसर नहीं दिया, वो अवसर भारत ने उपलब्ध नहीं कराया, तो वो चीन गई हैं। और चीन जाने के बाद 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूरोप की चीन में है। ये चीन की ताकत भी है, चीन की कमजोरी भी है। कमजोरी इसलिए है कि वो कंपनियां जब बाहर शुरू होंगी और कुछ निकल तो चीन ध्वस्त हो जाएगा जाकर। आज चीन पूरी पूरी दुनिया में अपने कारनामों से, अपने विस्तारवादी नीतियों से, अपने पड़ोसियों झगड़े से चीन दुनिया में अविश्वसनीय बन गया है, और इसलिए पूंजी और टेक्नोलॉजी वहां से निकलना शुरू होगी। लेकिन भारत के वामपंथी, जैसा मैंने कहा, अभी भी भ्रम में, और चीन को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को कि चीन अमेरिका को चुनौती दे रहा है। चीन अमेरिका को देने की हैसियत में आने वाले कुछ नहीं होने वाला है। चीन में एक एक्शन फिल्म बनी थी, आप में से ज्यादातर लोग उस फिल्म के बारे में जानते होंगे। उस फिल्म का नाम था वुल्फ वॉरियर, यानी शिकार वाला भेड़िया। 2017 में इसकी दूसरी सीरीज शुरू हुई और उसी साल डोकलाम हुआ। वुल्फ वॉरियर फिल्म अगर आप देखें, भेड़िया दूसरी जगहों पर, दूसरे देशों में जाकर के युद्ध लड़ता है, और वही चीन में राष्ट्रवाद को फैलाने का एक माध्यम बनी हुई है। उसकी दूसरी सीरीज शुरू हुई और उसी साल डोकलाम हुआ। लेकिन डोकलाम इसलिए हुआ, ये हम लोगों को जान लेना चाहिए। डोकलाम इसलिए, भारत ने चीन के BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पलीता लगा दिया, और भारत ने पलीता लगाया तो वो इनिशिएटिव आज अधर में है, हवा में है। उस समय डोकलाम की घटना से ठीक 1 महीने पहले बीजिंग में उस समय 30 देश प्रतिनिधि बुलाए गए थे। भारत भी उसमें शामिल था, भारत ने उनमें जाने से इनकार कर दिया। ये क्या देश है, मोदी का भारत है। राष्ट्रीय हितों पर चिट्ठी भेज दी कि ये हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है, तो शामिल नहीं होंगे। डोकलाम की प्रतिक्रिया में हुआ, और आज जो है वो डोकलाम का विस्तार है। डोकलाम में चीन को 73 दिन बाद उल्टे पांव लौटना पड़ा था, और तब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और सावधानी की तब सराहना हुई थी। 1962 में माओ ने नेहरू की छवि ध्वस्त करने का लक्ष्य बनाया था और उसमें सफल हुए। 2015 में एक पुस्तक आई है, JFK's Forgotten Crisis, तिब्बत, द CIA एंड सिनो इंडिया। मैं इसको हिंदी में कहना चाहूंगा कि तिब्बत चीन भारत युद्ध के संदर्भ में जॉन F. कैनेडी की का वो संकट जिसे भुला दिया गया है। कैनेडी उस समय राष्ट्रपति थे, और उस को अगर आपको उलटने का, पलटने का मौका मिले तो आप पाएंगे कैसे जॉन F. कैनेडी से गिड़गिड़ा रहे हैं, जिसका जिक्र मनोज जी ने ढंग से किया। तो ये नेहरू और मोदी में बड़ा फर्क है। एक फर्क मैं बता करके आगे बढ़ूंगा। नेहरू के लिए जान देते थे, भारत की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए नेहरू ने कोई प्रयास नहीं किया। जो कुछ थोड़ी सी उनके सपने के प्रयास थे वो दिशा में थे। मोदी रात दिन एक करते हैं और भारत की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, चौतरफा बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
हमारे सामने जो शाश्वत प्रश्न है, जब दो देशों की बात करते हैं तो ये हमेशा रहता है और रहेगा कि नेतृत्व कौन कर रहा है, उसके विचार क्या हैं, उसकी प्रेरणाएं क्या हैं, उसका स्रोत क्या है। इसको अगर कर लें तो हम 2020 के भारत और चीन के संबंध को समझ लेंगे। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के नीमू बेस पर पहुंचे। उसके बाद गलवान के खूनी संघर्ष के स्थान पर उस पोस्ट से चीन की सैनिक टुकड़ी को 2 किलोमीटर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह घटना डोकलाम से बड़ी है। चीन को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता का सामना करना पड़ रहा है। के संबंध में भारत की नीति में 180 डिग्री का टर्न आया है। उदाहरण के लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं। नेहरू ने चीन पर चीनी हरकतों की सूचना के बावजूद सामरिक लापरवाही बरती। चीन ने, अब तथ्य आ गए हैं, चीन ने 1952 में सड़क बनाना शुरू किया था अक्साई चीन की ओर। नेहरू ये जानते। संसद में एक सवाल पूछा गया, नेहरू उस पर झूठ बोले और 22 अप्रैल 1959 को जनसंघ के बृजराज सिंह ने सवाल पूछा था। अब नेहरू ने इनकार कर दिया था कि कोई सड़क नहीं बन रही है। उसी जवाहरलाल नेहरू अगस्त 1959 में माना कि हाँ, सड़क बनकर तैयार हो गई और 2010 से 2012 के बीच में इसी सड़क को बेहतर मरम्मत करके अब अक्साई चीन के लिए उसने अपना रास्ता सपाट बना लिया। नरेंद्र मोदी के 6 साल में दूसरे तरफ आप देखें तो इन 6 साल सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें चीन की सीमा बन रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। उदाहरण के लिए दुर्बुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड की शुरुआत लद्दाख में के निकट 55 किलोमीटर की सड़क का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह ने किया। यहाँ पर पहुंचने में इस सड़क के बन जाने से अब लगते हैं, तब 14 घंटे लगते थे। 8 मई को रक्षा मंत्री ने घटा चौक लेक सड़क का उद्घाटन किया। ये 1999 में इस सड़क की शुरुआत हुई थी। मनमोहन सिंह के काल में उस सड़क का काम हो गया। लद्दाख में गलवान घाटी में सड़क निर्माण पर चीन की आपत्ति, भारत सरकार ने अपना काम रोका नहीं है। जोजिला श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर 11,578 फीट की है, सुरंग करीब करीब बनकर तैयार है और जिस दिन वो खुलेगी तो लद्दाख पूरे साल भर की आवाजाही सड़क से संभव हो सकेगी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। 15 जून की रात को जो खूनी संघर्ष हुआ, भारत के 20 सैनिक उसमें शहीद हुए। लेकिन कोई नहीं जानता कि चीन के कितने हुए, क्योंकि चीन बताता नहीं, परंतु दूसरे देशों के लोगों ने उसको खोज लिया है और अब ये तथ्य आ गया है कि उस खूनी संघर्ष में चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। गलवान में इस बार चीन 2 माह भी नहीं टिक पाया है। चीन को पीछे, भारत के नेतृत्व को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित तमाम देशों का आज समर्थन है भारत ने। और समर्थन इसलिए है क्योंकि ये देश जो 1947 के बाद भारत एक स्वतंत्र नीति अपनाएगा, दमखम दिखाएगा, वो उनको दिखाई पड़ा। भारत ने फिलहाल रणनीतिक जीत दर्ज करा दी है, चीन की कूटनीतिक हार भी हुई। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसे इतिहास
इस संदर्भ में अगर समझें तो ज़्यादा ठीक होगा। 14 अगस्त 1962 को लोकसभा में सीमा विवाद पर, चीन के साथ सीमा विवाद पर बड़ी बहस हुई और उस बहस का जवाब देते हुए 6 बार, भारत की उस समय आबादी थी 45 करोड़, 45 करोड़ भारतीयों का वो जिक्र तो करते हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी है और वे बार बार घुमा फिरा कर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 45 करोड़ हैं ये आपस में बटे हुए हैं। जब नेहरू जी भाषण दे रहे थे, महाभारत का प्रसंग छेड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि ये हम वर्तमान में रहें, महाभारत की बात करना उचित नहीं है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो सेना और समाज का बल बढ़ाने के लिए पौराणिक उदाहरण देते हैं। वे अपने मूल की ओर लौटते हैं और हम जानते हैं कि कोई नदी जहाँ जहाँ अपने मूल की ओर लौटती है वहाँ वहाँ तीर्थ बन जाता है। त्याग इसी के उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई 2020 को लद्दाख में जो, उससे आपने भी सुना होगा, वे बोले, आप उस धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों क्रांताओं लड़ा है। हम बांसुरीधारी श्री कृष्ण को पूजते हैं और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण के रास्ते पर चलते हैं। चीन की सीमा पर जाकर के और कोई प्रधानमंत्री इस तरह से चुनौती भरे शब्दों में ललकारे, ये भारत के लिए एक नई चीज है, नई घटना है, नई परिघटना है। और इस घटना ने भारत को 1962 के पराजय की ग्रंथि से निकाल दिया है। दोस्ती का हाथ पर पराक्रम की भाषा में संबंध पर नरेंद्र मोदी का जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन चीन को विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। चीन को जो लोग भी आज देखते हैं वो कहते हैं कि ये विस्तारवादी है, और ये जो विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है, इस एक 1949 से 2020 के चीनी विस्तारवाद का इतिहास भी है। चीनी नेतृत्व विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। और आज उसके 2 हिस्से, एक मूल चीन है और दूसरा हड़पा हुआ चीन है। इसका अनुपात अलग अलग अनुमान है, पर मेरी जानकारी में मूल चीन 50% है और जो हड़पा हुआ चीन है वो 55% है। वर्तमान भारत को विस्तारवादी चीन का सामना कैसे करना है यह प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। फिर भी 2 प्रश्न हैं, मेरे मन में भी है और हो सकता है कि आपके मन में भी हो या हर व्यक्ति। पहला कि क्या होना चाहिए, अर्थात युद्ध ही क्या एकमात्र रास्ता है, और दूसरा कि क्या होगा। इन प्रश्नों को इस तरह भी सुलझा सकते हैं कि माओ से तुंग अब माओ से जुंग कहा जाता है। ने कभी भारत को देखा नहीं, तो चीन से बाहर कभी गए नहीं। एक बार केवल सुनते हैं मॉस्को गए थे स्टालिन से मिलने के लिए, और स्टालिन ने उनकी जो कदर की, उसके बाद माओ कहीं दूसरी जगह गए नहीं। एक सस्ते होटल में ठहराया, ऐसा भी कहते हैं। चाओ एन लाई जरूर 1906 में भारत आए थे। नेहरू और चाओ, जो अब चाओ की जगह झाओ एन लाई होते हैं, तो नेहरू से उनकी बात भी हुई थी। लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, आप सबको याद होगा कि 12 अक्टूबर 2019 को भारत में महाबलीपुरम आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आए थे, वे थे वहां, और
उस पर आज दुनिया में महाबलीपुरम को याद करके खूब एनालिसिस हो रही है। मैंने भी इन दोनों समझने की कोशिश की। आपको ये भी याद होगा कि वो सिलसिला 2018 में नरेंद्र मोदी वुहान गए थे तब शुरू। अब ये जो नरेंद्र मोदी और का मिलना जुलना है, कि इस रूप में देखता हूं, शी जिनपिंग भी जानते हैं नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को, और नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को जानते हैं। और यही वजह है कि जब ये पिछले दिनों हुई और ट्रंप ने मध्यस्थता की बात की, शी जिनपिंग ने कहा कि समस्या सुलझा लेंगे। नेहरू चीन को लेकर गफलत में थे। मेरा कहना है नरेंद्र मोदी किसी गफलत में नहीं है। आज भारत चीन से प्रतिस्पर्धा कर रहा है, चीन से मुंह नहीं चुरा रहा। चीन और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र केवल एक है, अनेक विकल्प युद्ध नहीं है। तो मैं ये भी कहूंगा कि में अगर युद्ध होगा या नहीं कोई नहीं जानता, युद्ध होगा। मैं दूसरी बात कहूं उससे पहले, युद्ध छिड़ चुका है कूटनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, और वार्ताओं के दौर को भी का एक हिस्सा माना, लेकिन सामरिक युद्ध नहीं छिड़ा। सवाल यह है कि क्या सामरिक युद्ध भी होगा? सामरिक युद्ध भी लड़ना पड़े तो भारत लड़ेगा, और लड़ेगा तो फिर 3 टुकड़ों में टूटेगा, तिब्बत मुक्त होगा। मैं यहाँ अपनी बात पूरी करता हूँ।